नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान की शक्ति एकेडमी में। और मैं राजीव कुमार एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं इकोनॉमिक्स के साथ। और आज हमारा टॉपिक होगा मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार संरचना। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मार्केट। सामान्य भाषा में बाजार आखिर कहते किसे हैं? सामान्य भाषा में बाजार वह स्थान है जहां पर उपभोक्ता और उत्पादक मिलते हैं और अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान दो प्रकार से होता है, वस्तु विनिमय के द्वारा अथवा मुद्रा विनिमय के द्वारा। मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय वह विनिमय होता है जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है और इसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय में हम धन के द्वारा एक वस्तु को खरीदते हैं अथवा धन के द्वारा किसी दूसरी वस्तु को बेचते हैं। और बाकी सारी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे जो चैनल है ज्ञान शक्ति एकेडमी में, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको पूरी विशेष जानकारी वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय के बारे में आपको मिलेगी। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है बाजार के बारे में। तो बाजार, सामान्य भाषा में बाजार तीन प्रकार का होता है। बहुत सी किताबों में से चार प्रकार का बता रखा है, जैसे स्थानीय बाजार है, प्रांतीय बाजार है, राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। तो जो आपका जो स्थानीय बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी विशेष वस्तु का उत्पादन केवल सीमित विशेष स्थान तक ही बेचने के लिए किया जाता है। जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों का जो व्यापार किया जाता है, सब्जियों का जो उत्पादन किया जाता है, वो निश्चित स्थान तक बेचने के लिए उनका उत्पादन किया जाता है। यानी वे वस्तु जिनका उत्पादन सीमित स्थान तक बिक्री के लिए किया जाए, सेल्स के लिए किया जाए, उसे स्थानीय बाजार कहा जाता है। प्रांतीय बाजार वह बाजार होता है जिसमें एक राज्य के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यानी कि प्रांतीय बाजार स्थानीय बाजार से बड़ा होता है। तीसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है, उसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय व्यापार। और सबसे बड़ा बाजार जो होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार हो गया जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, ठीक है। कुल मिलाकर सामान्य भाषा में बाजार चार प्रकार का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार पांच प्रकार का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, एंड प्लीज लिसन टू मी एंड कैरी विथ मी। तो वो पांच बाजार कौन कौन से होते हैं? पहला बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। तीसरा होता है आपका एकाधिकार। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मोनोपोली। चौथे नंबर पर आपका आ गया अल्पाधिकार। इसे बोलते हैं ओलिगोपोली। पांचवें नंबर पर आपका आ गया द्वैधाधिकार, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूपोली। तो मेरे अर्थशास्त्र पढ़ने वाले मेरे भाइयों, आप जरा ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो
टॉपिक इस समय चल रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। अगर आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनके बारे में आपको विशेष जानकारी होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। पहला पॉइंट है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। अर्थशास्त्र की भाषा में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी विशेष वस्तु के बहुत से विक्रेता और बहुत से क्रेता पाए जाते हैं। वस्तु एक समान होती है, समरूप होती है, जिसे हम इंग्लिश में होमोजेनियस बोलते हैं, समरूप होती है, और वस्तु की कीमत सभी क्रेताओं के पास लगभग समान होती है। इसके अलावा सभी क्रेताओं को वस्तु की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी होती है और सभी विक्रेताओं को क्रेताओं के बारे में जानकारी होती है। वस्तु में या वस्तुओं की श्रेणियों में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। वैसे अर्थशास्त्र के विद्वान प्रतियोगिता की इस अवस्था को, बाजार की इस अवस्था को काल्पनिक मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसी अवस्था रियल में नहीं पाई जाती, व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पाई जाती। परंतु फिर भी अर्थशास्त्र विषय में इसका अपना विशेष महत्व है, इस कंसेप्ट का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्लियर करते समय हमें बहुत से सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर इस कंसेप्ट को हम क्लियर नहीं करेंगे तो अर्थशास्त्र के आने वाले कॉन्सेप्ट्स को, आने वाले प्रिंसिपल्स को आप समझ नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करती हैं, बड़े बड़े उद्योग जब अपनी वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, उद्योग। उद्योग किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप समझिए तो उद्योग होता क्या है। किसी विशेष फर्म को, कोई विशेष फर्म जो किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करती है और उसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्मों को सामूहिक रूप से उस वस्तु का उद्योग कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग के द्वारा ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइस कौन निर्धारित करता है। कोई फर्म वस्तु की कीमत का, कोई भी फर्म अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है? नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण उस फर्म के उद्योग के द्वारा की जाती है और उस उद्योग में शामिल सभी फर्मों को उस कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। क्यों स्वीकार करना पड़ता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में बहुत से क्रेता होते हैं और क्रेताओं के आने और जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उसी तरह किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं जिनके आने या जाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता। यदि कोई विक्रेता अगर आ भी गया नया तो वस्तु की कीमत ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, और बहुत से विक्रेता अगर चले भी गए मार्केट से तो भी वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए वस्तु जिस उद्योग से संबंध रखती है उसी उद्योग के द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है और वस्तु की को बनाने वाली जो फर्में हैं उस वस्तु की कीमत को केवल स्वीकार करती हैं। आप समझते जाइए, उस वस्तु की कीमत को केवल स्वीकार करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है, ना कि फर्म के द्वारा। ठीक है, आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे बड़ा उदाहरण या सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो मेरे विचार से सबसे अच्छा उदाहरण है सब्जी मंडी। बहुत प्रकार की सब्जियां होती हैं, उसमें से यदि हम आलू को ले लें तो आलू की जो सब्जी मंडी होगी उसमें आप यदि आप जाएंगे तो वहां पे आपको लगभग एक जैसे आलू आपको दिखाई देंगे, जिनके लगभग एक जैसी कीमत होगी।
थोड़ी सी कीमत ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि बहुत से आलू के खरीदने वाले होंगे, बहुत से आलू को बेचने वाले होंगे। यदि एक विक्रेता कम हो भी जाए तो आलू की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या 2-3 विक्रेता बढ़ भी जाए मंडी में आलू के, तो भी कीमत पर कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आलू की कीमत का निर्धारण कौन करता है? सभी आलुओं के विक्रेताओं के द्वारा आलू की कीमत का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? सब्जी मंडी, जिसमें से मैंने आलू का आपको उदाहरण दिया। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण बन सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें विज्ञापन व्यय नहीं होता। विज्ञापन व्यय आप जानते होंगे, विज्ञापन व्यय वह खर्चे होते हैं, वे खर्चे होते हैं जो कि किसी वस्तु को बिक्री से संबंधित होते हैं। किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को लुभावने, उन्हें आकर्षित करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जिन्हें हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो खर्चे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से आज हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में बात की। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की और भी बहुत सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और ज्ञान अर्जन करते रहिए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।